हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये वीडियो है जिसमें हम पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा वीडियो नंबर 1 है, इसके अलावा हम लगातार इसी सीरीज में वीडियो लाते रहेंगे। और एक चीज साफ कर देना चाहते हैं कि ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वीडियो सीरीज है, ये उन लोगों के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं, जो बिगनिंग से पढ़ना चाहते हैं, जिनको यूपीएससी करना तो चाहते हैं लेकिन बहुत बार उनके पास उतना टाइम नहीं है या उतना मन नहीं लगा पाते, उतनी देर जितना टाइम देना चाहिए पढ़ने के लिए उतना पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे पास नोट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, सब कुछ होने के बावजूद जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो 2 4 10 पेज के बाद बोरिंग लगने लगता है, या पढ़ने के बाद लगता है 10 पेज तो पढ़ लिया लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं मुझे, या याद तो नहीं है कुछ भी। तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए उस तरह के लोगों को जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनको सब कुछ समझ में आता है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि उतना जरूरी नहीं है। इस वीडियो में थोड़ा सा उनका टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन जिनको थोड़ा सा बोरिंग लगता है या पढ़ने के बाद भी चीजें याद नहीं रहती हैं क्योंकि कनेक्शन नहीं बन पाते, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग जिन एकेडमिकली बहुत साउंड नहीं थे लेकिन हमेशा बहुत अच्छे स्कोर नहीं आए, आप सेकंड डिवीजन रहे या फर्स्ट डिवीजन भी इसी तरह से रहे, उस तरह के लोग, या जो पढ़ने में आज भी हो सकता है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन आज आप पढ़ ना पा रहे हो कुछ समस्या वजह से, तो उन लोगों को फोकस किया गया है। तो वो ज्यादा देख सकते हैं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने नोट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए यहाँ पे आने की बजाय, क्योंकि अपने नोट्स से आपको ज्यादा पढ़ने मिलेगा। और तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो नहीं होगा लेकिन हाँ वहां पे आपको ज्यादा पता। लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए है। तो इसको हमने बहुत ही पिक्चर्स के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है और कनेक्ट करने की, एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट हो जाए एक साथ। तो वीडियो थोड़ा सा कभी कभी लंबा हो जाएगा, लेकिन उस लंबा होने से करना क्या होगा, आपको उसे देख लेना है, कहानी आपको याद रहेगी, जो जितनी चीजें आपने पढ़ी है वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। जिस तरह से हम मूवीज देखते हैं तो मूवीज बार बार नहीं देखना पड़ता है लेकिन सारे कैरेक्टर्स के नाम, सारी चीजें याद जाती हैं, या रामायण महाभारत जब इंटरेस्टिंग होता है तो उनको याद रहता है। तो इसी तरह से हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कोशिश की है बताने की आपके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर्स पहले ये कि आप मॉडर्न इंडस्ट्री में कौन कौन गांधी जी से लेके अलग अलग जो स्वतंत्रता सेनानी है या समाज सुधारक भी दिख रहे हैं, जैसे ज्योतिबा फूले दिख रहे हैं, अम्बेडकर दिख रहे हैं या तिलक दिख रहे हैं, इस तरह के तमाम से। उसके अलावा यहाँ पे जिन्ना भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक रोल है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को सेव करने में। वो अलग बात है कि कौन पॉजिटिव रोल प्ले करता है, कौन नेगेटिव रोल प्ले करता है, तो हम उसमें तो अभी नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जाते हैं कि इसका रोल। तो हिस्ट्री जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली अगर हम देखें तो दो पार्ट में बांट सकते हैं तैयारी करने के लिए। और जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम प्री कहते हैं, तो प्री एग्जाम जो होता है वो प्रीलिम्स, उसमें क्या क्या आता है, आधुनिक भारतीय इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, तो ये तो प्री के लिए है। तो सबसे पहले फोकस हम प्री पे कर रहे हैं, और तो हम इसके बाद जो है वो करेंगे मुख्य परीक्षा जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए। तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, आधुनिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन एवं मध्यकालीन जो एंशिएंट है, एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो इस तरह से ये बटा हुआ है। तो आपको मालूम है जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे देते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़ी है चीजें, किस तरह से इतिहास को हम देखते हैं। तो इतिहास के बारे में हम कहानियां भी बताते रहेंगे किस तरह से और भी चीजें हुई, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि कब से कब तक हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मानते हैं। मॉडर्निटी अलग अलग जगह पे, अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग समय में से शुरू होती है। तो आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कौन कौन चीजें क्या क्या हुई
हमारा स्वतंत्रता आंदोलन या इस तरह की चीजें उससे जुड़ी हुई पिक्चर्स में। तो यहाँ पे देखें 18वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक, तो मिड ऑफ 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी मिला के करते हैं ताकि जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी चीजें समझ में आए, या उनके लिए ऐसा ना हो कि टर्मिनोलॉजी बाकी चीजें आप हिंदी समझ जाते हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो गलत बात है। लेकिन टर्मिनोलॉजी जो होती है वो कई बार इंग्लिश वाली हिंदी वाले इंग्लिश की नहीं जानते, इंग्लिश वाले हिंदी की नहीं जानते, तो हम उनको बताते रहते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा नेशनल मूवमेंट है इसको पढ़ेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तियों का योगदान, तो इंडिविजुअल्स का जो है योगदान या उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो किसमें, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला, जो नेशनल मूवमेंट चला, उसमें डिफरेंट पर्सनालिटीज, जो फेमस पर्सनालिटीज उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में हम सभी यहाँ पे आजाद हो गए और 1950 तक हम गणतंत्र में बन गए। उसके बाद की जो हिस्ट्री आज तक की, हमने बात नहीं कब तक, आज तक। तो आज तक मतलब आज भी कोई बड़ी इंसिडेंट हो रहा है तो उसको भी ध्यान से देखते रहिए, न्यूज में आप देखते रहिए क्या हो रहा है, तो वो भी अब पूछा जा सकता है। और करंट अफेयर्स में भी जो पूछा जाता है, करंट अफेयर और हिस्ट्री का पार्ट है कि आज तक की हिस्ट्री पूछी जा रही है, तो वही करंट अफेयर्स है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से मार्च सकते हैं। तो यहाँ पे अगली स्लाइड देखते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पिक्चर्स में देख सकते हैं क्या क्या थी, ब्रिटिशर्स आ गए, इंडियंस किस तरह से हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का जिसमें सबसे मेजर रोल प्ले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। इसके अलावा तमाम सारी और भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच की कंपनीज आई, या इस तरह के दूसरे भी कंपनीज आए, तो हम उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आधुनिक भारत का इतिहास को किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूरोपियों का आगमन, जो यूरोपीय है उनका आगमन कैसे हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन ही यहाँ से बन जा रहा है, एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जा रहा है, यूरोपियों का आगमन किस क्रम में हुआ, क्रम किस सीक्वेंस में हुआ, क्रोनोलॉजी क्या है। तो जब यूरोपियंस आ रहे हैं उनका पोर्तुगीज जिसको हम कहते हैं, डच नीदरलैंड भी कहते हैं आज के समय में, अंग्रेज ब्रिटिश हो गए या इंग्लिश, डेनिश और फ्रांसीसी। तो डेनमार्क के डेनिश हो गए और फ्रांसीसी, यही क्रम है। अब इसमें हमने बताया कि एक क्वेश्चन यहीं से मिल गया, अगर इसको आपको याद रहता है तो कई बार घुमा फिरा के सिर्फ 3 दे दिया जाएगा, उसमें से बोलेंगे कौन क्रोनोलॉजिकली करें। कोई नहीं, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 3 दे दिया कि क्रोनोलॉजिकली बताइए कौन सा पहले आया क्या, या 4 दे दिए, एक गायब कर दिया, या इसमें से बीच में से एक गायब कर दिया, मान लीजिए ब्रिटिश को हटा दिया, बाकी दे दिया, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैंने बताया ना कि अगर आप चीजों को डिसाइफर करना सीख जाएंगे कि आप भी क्वेश्चन बना रहे हैं, इस तरह से सोचिए तो क्या होगा। तो ये होता है कि आप मान लीजिए अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज हमको मालूम है कैसे आए, तो ये हटा दिया और ये 4 दे दिए किस सीक्वेंस में, तो आप क्या करेंगे, इसका एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं। आपके पास अपने फॉर्मूले भी हो सकते हैं, हमारा भी फॉर्मूला देख सकते हैं। जैसे पुर्तगाल, तो पी डी ए, अंग्रेज हो गए, इंग्लिश में अंग्रेज, अगर हम बी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने पी डी ए किया, क्यों, यहाँ पे हिंदी में अंग्रेज। इसके अलावा क्या है, डी एफ डेनिश। तो अब जो है कि पी डी ए क्या होता है, पी डी ए अगर जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ये प्यार का पब्लिक में इजहार करना चाहिए कि नहीं, इस पर बड़ी डिबेट चलती है कि कोई बैठा है पार्क में या कोई कहीं पे बैठा है तो क्या वो पब्लिकली प्यार का इजहार कर सकते हैं या प्यार कर सकते हैं या नहीं, उनको प्राइवेट स्पेस में करना चाहिए। तो कई बार अलग अलग रो में वो डिस्कशन होता है, हमारा वो मतलब नहीं है उसको करे या ना करे, हमारा यहाँ पे अपने पब्लिक। तो पीडीए जो होता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को हमने पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, इंग्लिश हो गया, और डी
ये क्या होगा, डेनिश और फ्रेंच। तो फ्रेंच सबसे आखिरी में आए, ये याद रखेंगे, अपने आप आ गया पीडीए। तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी इसी क्रम में आए। अब आगे देखते हैं कि जो हमारा ये है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो प्रसार है, जो एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जिसको हम कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद कि अपना साम्राज्य किस तरह से बना रहे थे, तो उसका भी एक क्रम है। फिर से देख लीजिए, तो यहाँ पे फिर से उसी तरह से कुछ बना लेते हैं, बी एम एम, तो एम एस कर सकते हैं क्योंकि मैसूर है, बी एम एस, बी एम एस, फिर क्या है, एम पी ए, एम पी ए, बी एम एस, एम पी ए। तो बंगाल सबको मालूम है कि अगर देखें तो बंगाल सबसे पहले हुआ था, उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि उसके बाद उनका टेरिटरी कहाँ बढ़ी बंगाल के बाद, तो मैसूर में, मैसूर को उन्होंने जीत लिया बाद में, फिर मराठाओं की मदद से जीता, बाद में मराठाओं के ऊपर भी कब्जा कर लिया, फिर पंजाब में, और लास्ट में अवध रीजन जो लखनऊ में आप जानते हैं, जो लोग इस तरफ रहते हैं यूपी में या नॉर्थ इंडिया में है, उनको मालूम है कि क्या हुआ था कि अवध में 1857 जो है कह सकते हैं, उसी समय जो क्रांति हुई थी उस समय फाइनली, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से अवध पे कब्जा कर लिया था। तो सबसे आखिरी में ये किया, और सबसे पहले किया बंगाल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले किसने याद किया और सबसे बाद में किसने किया। तो सबसे बाद में, तो पहले तो सबको याद रहेगा, सबसे बाद में हो सकता है महाराष्ट्र, पंजाब, अवध। तो आपको याद रखना है कि क्या है, बी एम एस एम पी, बी एम एस एम पी ए। तो अवध सबसे आखिरी में है, जो यूपी के अंदर है उनको तो याद होगा क्योंकि अवध का रीजन सबसे आखिरी में है। और इसका एक मजाक भी कहते हैं कि लोग बोलते हैं ना कि यूपी और इधर के लोग इंग्लिश उनकी कमजोर क्यों होती है, तो बोलते हैं कि हमने सबसे अधिक देर तक रेजिस्ट किया ब्रिटिशर्स को, इसलिए हमारी अंग्रेजी खराब हो। तो ये एक रीजन मजाक में बोलते हैं, लेकिन सही भी है कुछ हद तक। कि आप देखेंगे कि बंगाली जो होंगे उनकी, या साउथ इंडियन जो हो गए, मैसूर कर्नाटका के रीजन जो हो गया, उनकी इंग्लिश, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स वहाँ पहले आए, उन्होंने इंग्लिश स्कूल ज्यादा खोले, इंग्लिश चीजें ज्यादा हुई, एडमिनिस्ट्रेशन पहले शुरू हो गया, उनको कॉन्टेक्ट रहता था, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी इंग्लिश सीखना शुरू कर दिए, तो काफी पहले से वो चीजें यूपी में या इधर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा रहा, तो उसकी वजह से इंग्लिश एजुकेशन, जब तक इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुई तब तक इंग्लिश एजुकेशन का बायकॉट भी शुरू हो गया, तो वो ले चुके थे बंगाल के जो लोग थे। तो एक बड़ा रीजन ये भी है। तो बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, ये आपको याद रखना है। तो दो चीजें तो आपको, दो क्वेश्चन मिल गए, तो आंसर मिल गए, इधर उधर जम्बल अप करके आप खुद भी बना सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, तो हटा लेंगे चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार की नीतियां क्या थी, जो पॉलिसीज जिसको हम कहते हैं, उनकी साम्राज्यवादी नीति क्या थी। तो देखते हैं कि इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक बहुत फेमस नाम दोनों ही है, वेलेस्ली और डलहौजी। तो अगर हम लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें, उनका नाम लॉर्ड वेलेस्ली जो है, वो ये आइडिया लेके आते हैं, इसको हम कहते हैं कि सब्सिडरी अलायंस, या कह सकते हैं कि हम ये भी हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। तो ये वेलेस्ली का जो सहायक संधि है वो कब हो रही है, तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने ये सहायक संधि, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, फॉर्म किया। और तो ये जो सब्सिडरी अलायंस का जो आइडिया था, जो टर्मिनोलॉजी है, ये पूछा जा सकता है कि इसको फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने जो है उन्होंने दिया था, ये ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया था। ब्रिटिशर्स ने, अब इसमें करते क्या थे
इसमें होता था ब्रिटिश जो अपने सहयोगियों को अपनी शक्ति के लिए बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार। तो ब्रिटिशर्स जो है जो इनसे अलायंस कर लेगा उनकी मदद करेंगे बाहरी खतरों से, अगर इंटरनल कोई रिवॉल्ट हो रहा है उससे भी। लेकिन उसके लिए उसके बाद उस चीज को अलायंस को मेंटेन करने के लिए करना क्या होगा, इंडियन जो रूलर थे या राजा जो थे या जो भी यहाँ पे राज कर रहे थे, उनको क्या करना होगा, ब्रिटिशर्स को संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, जैसे पैसा हो या आदमी हो, ये सारी चीज देनी पड़ेगी। और उनके बिहाफ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो सख्त जो दल रखेगा, सैनिक दल रखेगा, जब भी जरूरत पड़ेगी उनको ट्रेन करेगा और वो उनकी मदद करेगा। अब देखिए ये एक तरह से चालाकी भी है कि सैनिक हमारे पास रहेंगे, पैसा भी आप ही देंगे और हम जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मदद करेंगे। लेकिन अगर हमारी आपसे कुछ मतभेद हो जाए तो क्या होगा, पैसे का इंतजाम तो कहीं और से भी कर लेंगे। तो सैनिक तो हमारे पास पहले से है, हम आप पे अटैक कर सकते हैं। और इसी तरह से इन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाया। अब आगे देखते हैं डलहौजी की नीतियां। अब उसमें अगर हम एक चीज और देखें, बेलेजली की सहायक संधि में, तो कई बार लोगों को लगता है कि आउटसोर्स जो करना आज के समय में होता है ना, आउटसोर्स कर देना, कि क्यों हम जो सरकार है या जो भी रूलर है अब इतना पैसा क्यों खर्च करे, जब अपनी एनर्जी और दूसरी चीजें अपनी सेना को मेंटेन करने में क्यों खर्च करें, हम पैसा दे रहे हैं, उनके पास होगा, जब जरूरत होगी तो यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ही प्रॉब्लम होती है कि अगर हम आउटसोर्स करते हैं कोई चीज तो हमको टेक्नोलॉजी या अपने जो कैलिबर है वो खत्म हो जाता है। तो इसके बाद देखें डलहौजी की नीतियां जो है वो भी एक बड़ा आप सब लोग जानते होंगे जिन्होंने तैयारी थोड़ी भी की है, तो बहुत या हिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ा बहुत भी, तो उसमें है कि उनका जो आइडिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स क्या है और इसको हम क्या हिंदी में कहते हैं, व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर इसमें एक तरह से देख सकते हैं व्यपगत सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प की नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति। गोद नहीं ले सकते थे राजा, जिनके अपने बच्चे नहीं है वो गोद नहीं ले सकते। तो इसमें विशेषता क्या थी, इसमें सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। इस नीति को लागू करने के लिए डलहौजी ने सभी भारतीय राज्यों और रियासतों को 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया था। वो डिटेल पढ़ेंगे तो हम अभी बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, और डलहौजी आ गए। तो डलहौजी आप जानते हैं उत्तराखंड में एक बहुत खूबसूरत जगह भी है, वहां पे डलहौजी रहा करते थे और 1840 में ये नीति आई थी। तो ये हम बाद में फिर से डिटेल में देखेंगे। इसके बाद ब्रिटिश आर्थिक नीतियां पे देखेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उसको भी देखेंगे, भू राजस्व, लैंड का जो रेवेन्यू है, कृषि का वाणिज्यीकरण जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रेलवे सब जानते हैं, और धन की निकासी जिसको हम बाद में कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको दादा भाई नौरोजी ने थ्योराइज किया था, बताया था कि किस तरह से भारत का पैसा ब्रिटेन में जा रहा है। और ये सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया के दूसरे तमाम सारे देशों में जहाँ भी इंपेरियलिज्म था, जहाँ भी कॉलोनिज्म था, जहाँ पे उपनिवेशवाद था, साम्राज्यवाद था, वो सारे साम्राज्यवादी देश अपनी जो उपनिवेश थे वहां से पैसा इकट्ठा करके अपने देश में तरक्की कर रहे थे और साथ ही साथ वो दिखा रहे थे कि किस तरह से पूंजीवाद जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया है। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां अब क्या है, सिविल सेवा, पुलिस एवं न्याय व्यवस्था, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। 6ठा नंबर क्या है, 6ठे नंबर पे हमारा आइडिया है ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां। तो समाज सुधार के और कानून, शिक्षा, ये सभी पॉजिटिव चीजें भी हुई, समाज सुधार की बहुत सी चीजें की गई, कानून बहुत से लाए गए जिसमें समाज सुधार, दहेज का विवाह,
करना, बाल विवाह बैन होना, सती प्रथा बैन होना, इस तरह के तमाम सारे शिक्षा पे भी फोकस किया गया। आज हमारे पास जो भी मॉडर्न एजुकेशन है या जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज और स्कूल माने जाते हैं तो ब्रिटिशर्स की देन है। बहुत कम ही उसके बाद अच्छे स्कूल या यूनिवर्सिटीज बनी। तो भारतीय प्रतिक्रिया, अगर आप अलग अलग जगह चले जाएं, चाहे कलकत्ता में हो या चाहे यूपी में हो, अगर आप देखें लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें उसी समय की बनी हुई। भारतीय प्रतिक्रिया अब इन सब चीजों के विरोध में जो है कुछ चीजें, उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था वो शोषणवादी था, एक्सप्लॉयटेटिव था। तो जनजाति विद्रोह हुए पहले, फिर किसान विद्रोह भी हुए, 1857 का विद्रोह, आखिरी विद्रोह जिसको हम आजादी की प्रथम लड़ाई भी मानते हैं। और तो उससे पहले भी बहुत बार जनजाति विद्रोह हो चुके थे, उनको भी मानना, एक डिबेट चलती है कि उनको क्यों नहीं माना था, एक अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग इस पे ही फोकस करते हैं जो बुक्स में। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद के उदय का कारण। तो राष्ट्रवाद अगर हम देखेंगे कि ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद एक नया राष्ट्रवाद आता है। अदरवाइज जो था कि अगर हमारे जो, जैसे हमने देखा अभी मैसूर का, बंगाल का रीजन, तो बंगाली राष्ट्रवाद तो था लेकिन भारत का राष्ट्रवाद नहीं उस समय था। तो ब्रिटिशर्स के आने से कुछ सालों पहले तक देखेंगे तो आपस में लड़ते भी थे। तो मराठा का, महाराष्ट्र के लोगों का या मराठा राष्ट्रवाद था, ना कि पैन इंडिया राष्ट्रवाद था। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद एक पैन इंडिया राष्ट्रवाद के हम सब लोग एक ही टेरिटरी हैं, भले हमारी भाषा, हमारे नेशनलिटी अलग अलग थी पहले, अलग बात है। कांग्रेस की स्थापना, विवाद, ये भी देखेंगे। विभिन्न विचारधाराएं, उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, गांधीवादी, समाजवादी, ये बहुत डिटेल में देखेंगे कि इसमें, क्योंकि एक बार ये क्लियर हो गया तो आपको मेंस की भी तैयारी करनी अलग से नहीं पड़ेगी। विभाजन और स्वतंत्रता, तो सबसे जरूरी चीज है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यूरोपियन एंट्री इन इंडिया, तो यूरोपियों का आगमन इस, अभी हमने बताया था कि किस क्रम में आए थे, याद है आपको? बताइए क्या था? PDA, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उसको हम पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कह रहे थे। फिर डेनिश, फ्रांसीसी, आखिरी में EF जो है, तो EF जो है फ्रांसीसी आखिरी में आया। अब उसी समय यूरोप में क्यों आ रहे थे? एक सोचने वाली बात है कि भारतीय क्यों नहीं बाहर जा रहे थे, या दूसरे अफ्रीकन भी थे, लैटिन अमेरिका के देश भी थे उस समय, ईस्ट एशिया में भी दूसरे कंट्री थे, तो वो क्यों नहीं जा रहे थे, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे थे? बाद में जापान भी एक इंपीरियलिस्ट कंट्री बन रहा है, तो उसके कुछ कारण है। क्या कारण है वही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पुनर्जागरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनेसां, पुनर्जागरण, पुनः जागना। इसका मतलब पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, मानव को अपनी स्वतंत्रता से परिचित कराना। तो अभी पुनर्जागरण, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं कि पुनर्जागरण आप बहुत बार बात करते हैं, रेनेसां की बात करते हैं, तो पुनर्जागरण है क्या? पुनर्जागरण जो है, अगर हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये है कि जागरण फिर कब था? पहला जागरण कब था? तो पहला जागरण का जो है, अगर हम देखें, ईसा से पूर्व जो टाइम है, यूरोप उस समय बहुत जागृत था। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे कि प्लेटो, अरिस्टोटल या यूक्लिड, पाइथागोरस, इस तरह के तमाम जो इंटेलेक्चुअल थे, आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप अगर फिजिक्स पढ़ते हैं या ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो एक बड़ा, क्योंकि दुनिया में और कहीं उस तरह के अवेयरनेस नहीं थी फिलोसफी को लेके, साइंस को लेके, या ज्योमेट्री को लेके, मैथमेटिक्स को लेके, लेकिन वो पॉलिटिकल थ्योरीज को भी लेके, जबकि यूरोप में था। तो ईसा से काफी पहले देखेंगे तो ये सारे लोग थे, और उस समय हम आज भी पढ़ते हैं, अभी भी इनका, हमारे यहाँ पे अगर देखें गौतम बुद्ध या दूसरे लोग आते हैं, लेकिन वो सारे लोग रिलीजियस थ्योरी लेके आते हैं, साइंटिफिक और वो सब चीजें ईसा से पूर्व कम ही मिलती है।
तो वो जागृत माना जा रहा है। लेकिन ईसा मसीह का जन्म और क्रिश्चियनिटी के आने के बाद माना गया, इतिहास के नजरिए से उसको अंधकार काल माना गया। और तो यूरोप में ईसाई धर्म फैलता है, अब उसमें हुआ क्या कि हर एक, अब जो क्रिटिकल थिंकिंग थी वो खत्म हो गई। क्रिश्चियनिटी के आने से शांति तो स्थापित हुई शुरुआत, कि उन्होंने दिया कि शांति मेंटेन कीजिए, वो खुद भी सूली पे चढ़ जाते हैं ईसा मसीह की। तो वो लेकिन उसी समय क्रिटिकल थिंकिंग की, मनुष्य का जीवन क्यों हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब चीजें छोड़ दिया, या सूरज क्यों चक्कर लगा रहा है, या क्यों उगता है, पृथ्वी क्या आकार कैसा है, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई और हर चीज का जवाब आ गया कि ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। तो हर चीज को ईश्वर ने बनाया है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, उसको क्रिटिकली सोचने की जरूरत नहीं है, तो वो कहते हैं कि उसको अंधकार युग है। लेकिन मॉडर्निटी आने के साथ ही अगर आप देखेंगे गैलीलियो, कोपरनिकस और इस तरह के तमाम सारे जो लोग हैं, न्यूटन आ जाते हैं, डार्विन आ जाते हैं, इस तरह के तमाम सारे लोग फिर से क्रिटिकली सोचने लगते हैं। और कोपरनिकस को तो मार नहीं दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। अभी तक ये माना जा रहा है कि भाई ईश्वर ने बनाया है सूरज को कि पृथ्वी का चक्कर लगाते रहो, तो उनको उसमें चर्च ने उनको सजा भी दी। गैलीलियो भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन बाद में माफी मांग लेते हैं चर्च से कि नहीं ठीक है, आप ही लोग सही है, जो भविष्य होगा उसमें लोग समझ जाएंगे अपने आप, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने गलत बोला। तो लेकिन बाद में चीजें प्रूफ हो जाती हैं। तो स्वतंत्र जो वो उससे पहले के बीच का जो पीरियड रहा वो अंधकार युग रहा, इसीलिए इसको पुनर्जागरण काल मानते हैं। चेतना थी, पुनर्जागरण, इसके अंतर्गत लौकिक जीवन पर बल दिया गया कि मटेरियल, अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो जीवन है यूरोप में, ये जीवन सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, असली जीवन तो ऊपर है स्वर्ग में। तो कुछ दिन यहाँ पे रह लो, शांति से रहो, अच्छे से रहो, एक दूसरे पे मारकाट मत बचाओ, ये सब चीजें बताई गई। और बोला गया कि असली जीवन ऊपर है, यहाँ अच्छा करोगे तो असली जीवन तो में बहुत चीजें मिलेंगी। तो लौकिक जीवन का मतलब व्यक्तिवाद और मानवतावाद पर बल दिया गया कि एक तो व्यक्तिवाद पे कि व्यक्ति की जो सुख सुविधाएं हैं वो भी जरूरी है, ना कि सिर्फ ऊपर जाके यहाँ पे कष्ट हो ऊपर जाके आराम करोगे यहाँ पे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि अपने कष्ट के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, ये भी आया। मानवतावाद भी, मानव की मदद करे। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला इससे कि आगे नई चीजें डिस्कवर की जाए। नवीन समुद्री मार्गों की खोज, तो नवीन समुद्री मार्गों की खोज, इसका मतलब है कि इससे पहले भी जो व्यापार तो होता था, भारत से भी होता, सिर्फ लूट के थ्रू होता था, या दूसरे चाइना से भी होता था, लेकिन समुद्री मार्ग जो है वो नवीन ढूंढे गए भारत से। अब आगे देखते हैं कि उसी समय विश्व में क्या हो रहा है। विश्व प्राचीन रोमन साम्राज्य, जैसे हम जानते हैं कि रोमन जो है आइडिया, रोम, इटली और उसके आसपास ग्रीस और ये सब के जो आइडिया थे ये बहुत ही मानवतावाद पे बेस्ड थे। इसमें धर्म का हस्तक्षेप कम था, मानवतावाद पे ज्यादा था। मध्यकाल में क्या हुआ, समाजवाद, पारलौकिक जीवन पर बल दिया गया, ईश्वर धर्म का बढ़ गया कि धर्म का हस्तक्षेप हर चीज में बढ़ गया, राज्य में बढ़ गया, सभी चीजों में बढ़ गया। चर्च, बेसिकली वहां पे चर्च होते थे। अगर हम इंडिया में करें तो इंडिया में भी धर्म का बढ़ ही गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमने बात की थी कि किस क्रम में आए थे, तो वो भी देख लिया जाए। तो पीडीए हमने क्या था, पीडीए क्या था, पीडीए पोर्तुगीज, डच, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, फिर से याद कीजिए किस क्रम में आए थे, और फिर डेनिश और फ्रेंच, याद हो गया। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पोर्तुगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहले कौन से आए थे। अभी फिर से देखते हैं, पी डी ए डी एफ। पी क्या है, पोर्तुगीज या पुर्तगाली कहेंगे, पुर्तगालियों के बारे में हम देख लेते हैं। पुर्तगाली
पुर्तगाल है कहाँ? किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोई भी देश कहीं पे है तो उसको जानना चाहिए कहाँ पे है। ऐसे इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि आप उसको देख के भी समझें। तो ये रहा यूरोप। यूरोप जो है ये इसमें रसिया का पार्ट रहता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेन है, यहाँ पे पुर्तगाल है, छोटा सा है ये, देख सकते हैं यहाँ पे पुर्तगाल है। तो अब पुर्तगाल जो है ये छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे बहुत बहादुर लोग पैदा हुए कह सकते हैं, जिन्होंने शुरू किया कि हम ढूंढ लाएंगे और निकल जाते थे, क्योंकि उस समय के अच्छे जहाज नहीं हुआ करते थे, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ऐसा नहीं कि दूर से देख लिया, सैटेलाइट की कोई मदद मिलेगी। तो आप बस निकल जाइए और हजारों किलोमीटर आप चलते जा रहे हैं, आपको आस पड़ोस कुछ नहीं मिल रहा, गलत डायरेक्शन में चले गए तो किस तरफ चले जाएंगे पता नहीं, फिर 10,000 किलोमीटर आपको जाना पड़ जाएगा और कुछ खाने पीने का लिमिटेड सामान होगा, कितना लेके जा सकते हैं जहाज पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले अगर मैप में देखें तो यहाँ से पुर्तगाल से पूरा यूरोप होते हुए एक रूट ये था, इधर एक रूट था चाइना होते हुए, सिल्क रूट जो था यहाँ से आता है। तो आज भी जो लोग फिर से चाइना बना रहा है वन बेल्ट वन रोड वाला आइडिया, सिल्क रूट को, तो वो तो ये वाला व्यापार चलता था, लेकिन इस क्षेत्र से व्यापार नहीं हो पाता था। तो क्या हुआ, इधर से घूम के, अफ्रीका से घूम के धीरे धीरे फिर यहाँ से इंडिया से कालीकट में जो शुरू हुआ दक्षिण भारत से मसालों का व्यापार। मसालों के व्यापार में बहुत फायदा था, यूरोपीय इसको जानते थे। तो अब पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। इन्होंने क्या किया, नए तरीके बनाए, बस्ती, दुर्ग, किले जिसको हम कहते हैं फोर्ट, बस्तियां बनाए जो कॉलोनीज जो थी, कारखाने, भंडारगृह। तो कारखाने जो इनके थे वो यूजली कारखाना के मसाले खरीदते थे, उसको रखते थे एक जगह, सुखा लिया और जो भी किया, तो उसके लिए ही, उसके प्रोटेक्शन के लिए किले बना लेते थे और इसको हम कारखाने बोलते थे। तो बड़े बड़े स्टोरेज होते थे, भंडारगृह होते थे। लेकिन आज भी अगर हम साउथ इंडिया जाते हैं, केरला जाते हैं या दूसरी तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़े मसाले के भंडारगृह मिलते हैं। वास्को डी गामा के आने का विरोध यूरोपीय ने अपने व्यापारिक कारण से किया था। तो वास्को डी गामा ना आए ऐसा बाकी यूरोपीय चाहते, लेकिन वास्को डी गामा आए और उन्होंने क्या किया, भारत तक पहुंचने का एक रूट निकाल लिया, रास्ता निकाल लिया। और साथ ही साथ हम जानते हैं कोलंबस ने क्या किया, तो कोलंबस भी चले थे, कोलंबस पहुंच गए थे अमेरिका। तो अमेरिका जब पहुंच गए तो वहां पे देखो उन्होंने ब्लैक लोग हैं तो उनको रेड इंडियन कहा, तो एक तो अलग कहानी है। अभी हम लोग पहले इसको बस कर देते हैं। अब आगे देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन से क्या क्या हुआ। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली थे, ये हमने बात की और बताया भी। उन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया और वह विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री, कारखाने, बस्ती व किले का निर्माण किया। यह कारखाने उत्पादन के केंद्र नहीं थे, मैं अपने से बताया कि ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ प्रोड्यूस होता था, लेकिन बल्कि भंडार गृह थे जो स्टोर करने के लिए थे, जहां पर वस्तुओं का संग्रह या स्टोर किया जाता था और बाद में यूरोप भेजा जाता था। ये फैक्ट्री, किले, बंद क्षेत्र जैसे होती थी, जो मैंने बताया था, जिसमें गोदाम, कार्यालय व कंपनी के कर्मचारियों व व्यापारियों के लिए आवास में होते थे। ये पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण की इस पद्धति को इटली के व्यापारियों से सीखा था। तो कारखाना निर्माण जो है उसमें ही एक बड़ा सा किला बना लिया, इसके अंदर भंडारगृह हो गया, इसी के अंदर रेजिडेंस हो गया, इसी के अंदर अधिकारी रहते थे और ये सेफ हो गया, क्योंकि आप नई जगह पे जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है किस तरह से बिहेवियर होगा नए लोगों का। हो सकता है इंडियंस तो मतलब नहीं अटैक किया उन्होंने, शुरुआत में व्यापार करने दिया, मान लीजिए अटैक कर देते तो इसलिए वो अपने को सुरक्षित भी रखते थे। तो ये हो गया पुर्तगालियों का बेसिक आइडिया। अब देखें पुर्तगालियों ने क्या किया, ब्रिटिश राज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट कालीकट 17 मई 1498,
ये याद रखिए 1498, मतलब 1500 होने से 2 साल पहले आ गए 1498, इस तरह भी याद रख सकते हैं। वास्को डी गामा की फोटो है, कालीकट केरला में है, यहाँ पे वहां पे आते हैं। इसका भी मैप लगा देना चाहिए था, मैं नहीं लगा पाया, कोई बात नहीं। अब उस समय यहाँ पे कौन राजा था, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू शासक था जमेर। जमेर ने उसका स्वागत किया कि अच्छा कोई आ रहा है, व्यापार करेगा, हमारे चीजें बिकेंगे, दूर देश जाएंगे, लेकिन उनको दूसरी चीजें नहीं मालूम थी। जबकि वहां मौजूद अरबी व्यापारी, क्योंकि अरबी व्यापारी पहले से यहाँ पर थे, उन्होंने विरोध किया तथा विरोध का कारण आर्थिक था। इसलिए समझ में आ रहा है सबको कि भाई दूसरे लोग जब आ जाएंगे तो मसाला ज्यादा महंगा मिलेगा उनको, क्योंकि अब उनके पास दूसरे कस्टमर भी हैं। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्माडा, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस्को डी अल्माडा प्रथम गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्माडा, और जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस्को डी अल्माडा ने क्या बनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात शांतिपूर्ण व्यापार की नीति अपनाई। क्योंकि व्यापार के लिए लड़ना जरूरी नहीं है आपस में। होता था उस समय समुद्री जो एक दूसरे के समुद्री क्षेत्र होता है उसमें दूसरे का जहाज नहीं जा सकता, अगर जाता भी था तो लूट लिया जाता था। तो आप देख सकते हैं 1509 ईस्वी में अल्माडा ने द्वीप पर अधिकार कर लिया, जिससे प्रथमतः हिंद महासागर में सबसे अधिकांश हुए व्यापार पर स्थापित किया। चलिए बहुत छोटा लिखते हैं। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत पर पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की जा सके। अब ये क्या कहते हैं, अल्बुकर्क जो है गवर्नर जनरल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अगर आपको रहना है, क्योंकि आप फीमेल्स को नहीं लाते जहाज पे, तो यहाँ पे शादी कर लेंगे, यहाँ बच्चे बनेंगे, तो फिर क्या होगा, पुर्तगाली अपने आप बढ़ जाएंगे और यहाँ पे अपनी। अल्बुकर्क जो है वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। पहला कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्माडा, ये याद रखिए। और वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क। इसने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया, कोचीन केरला में है, 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स टूक के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। अब पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन है उनका विवाह हुआ, उनको उपहार स्वरूप बॉम्बे दिया गया। तो बॉम्बे जो था वो भी पुर्तगालियों के पास था, और ब्रिटिश जो राजकुमार को प्राप्त हुआ किससे, कैथरीन जो राजकुमारी थी वो पुर्तगीज राजा की बेटी थी, उन्होंने बॉम्बे दे दिया ब्रिटिश राजकुमार। अब ये क्वेश्चन देखिए बनता है कि ब्रिटिश कंपनी को बॉम्बे किससे प्राप्त हुआ, पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से, डच से, भारतीयों से। तो क्या हुआ, क्योंकि थे तो बॉम्बे पुर्तगाल के कब्जे में था, लेकिन उन्होंने दहेज में दे दिया किसको, अंग्रेज को। अब अंग्रेज ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया कि तुम यहाँ पे व्यापार करो, ये हमारी टेरिटरी है, तो मिली दहेज में, तुम यूज करो। तो अब यहाँ पे आके थोड़ी ना वो राज करते, छोटे से टेरिटरी में, तो उन्होंने सोचा भाई हम तो नहीं कर सकते, कंपनी को दे दो, कंपनी कुछ काम करेगी, पैसा कमाएगी, वहां से लाएगी। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की भारत में, इसका पुर्तगालियों ने की स्थापना। तंबाकू की खेती का प्रचलन किया तथा यूरोपीय गॉथिक स्थापत्य कला, ऊंची निकोली आकृति का भारत में इस तरह की प्रवेश कराया। तो आप गॉथिक, ये जो इस तरह की बिल्डिंग है, ये तो फिर भी नहीं है, इस तरह की होती है। अगर आप कभी बॉम्बे जाए तो बॉम्बे में बॉम्बे बीटी जो होता था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आजकल कहते हैं, तो वो जो है विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती थी, अगर आप बॉम्बे देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे हिस्टोरिकल बिल्डिंग मूवीज में भी दिखाते हैं, वो गॉथिक स्टाइल कहते हैं उसको। तो यूरोप में बहुत गॉथिक स्टाइल की बिल्डिंग एक समय में बनी है, और इंडिया में भी जो पुराने जैसे बॉम्बे के बहुत से जो रीजन है उस तरफ से बनी है। तो आगे देखते हैं कि पुर्तगीज आए, उन्होंने अच्छा व्यापार किया, लेकिन
एक समय के बाद पुर्तगीज क्या हुए, डूब भी गए। उस तरह से अगर हम देखें तो गोवा या दूसरी जगह को छोड़ के बहुत ज्यादा पुर्तगीज नहीं हुए, केरला में है अभी भी कुछ और गोवा में। तो उनके पतन का कारण क्या है, फॉल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, क्या कारण था कि उनका पतन हो गया। पुर्तगालियों के पतन का कारण, पुर्तगालियों के ईसाईकरण की नीति। वो क्या कह रहे थे कि यहाँ की महिलाओं शादी करो और उनके बच्चे जो पैदा होंगे ईसाई बनेंगे। इसके अलावा जो नए लोग थे उनको भी ईसाई बनाने की कोशिश। तो किसी भी देश में या ज्यादातर जो चीजें होती है कि धार्मिक चीजों पे जो चोट आती है तो आर्थिक शोषण कर लीजिए चलता है, लेकिन धार्मिक चीजें जब आती हैं तो यूजुअली लोग ज्यादा उग्र हो जाते हैं। तो असंतोष पैदा हो गया, फल तो उन्हें स्थानीय सहायता प्राप्त नहीं हुई। कैसे मिलेगी, उनको लग रहा है कि ये तो हमें कन्वर्ट कर देंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। व्यापार के साथ साथ उन्होंने लूटपाट की नीति जारी रखी कि जैसे क्योंकि उनका जो रूट था समुद्री, उसमें अगर कोई और आता तो उसको लूट लेते थे। विरोधी पैदा हुए, वस्तुतः पुर्तगालियों ने कार्टेज अर्माडा काफिला पद्धति की शुरुआत की, जिसके तहत समुद्री व्यापार के लिए जहाजों को पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होगा और ऐसा ना करते हुए जहाज को दंडित करते हुए उन्हें लूट लिया जाता। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, दूसरे जो देश थे उनसे दुश्मनी में हो गई। अब आगे देखते हैं कि दूसरा कौन सा जो है देश है वो आता है। तो हमने बात की थी PDA, फिर से याद कर लीजिए, PDA पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और DF डेनिश और फ्रेंच। याद हो गया होगा, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच उस क्रम में आए थे। और इसके अलावा हमने एक और चीज देखी थी, कौन सी चीज, सबसे पहले बंगाल में, फिर मैसूर में और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, मराठा में, पंजाब रीजन और फिर अवध रीजन पे कब्जा। ये क्रोनोलॉजी थी ब्रिटिशर्स की और ये उनकी आने की। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं डच जो है वो क्या करते हैं। तो डच जो जिसको आज के समय नीदरलैंड भी कहते हैं, हॉलैंड भी कहते हैं, तो कहाँ पे है, यूरोप में। ये है छोटा सा कंट्री है, इधर जर्मनी, इधर देखिए बेल्जियम, ये बड़े बड़े कंट्री, इसके बीच में बहुत ढेर सारे छोटे छोटे कंट्री, तो उसमें डच भी या नीदरलैंड, हॉलैंड भी एक छोटा सा देश था। डच कंपनी की देखरेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया 1602 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना हुई कि 1602 में ही स्थापना हो गई। अब इसने क्या किया, डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था। अब इसको बनाया कंपनी को किसने, डच सरकार ने या नीदरलैंड की सरकार ने या हॉलैंड की सरकार ने। और कंपनी द्वारा की जाने वाली संधियां डच सरकार के नाम से की जाती थी। इस कंपनी को युद्ध करने, संधि करने एवं क्षेत्र का विस्तार करने के लिए शक्ति सरकार द्वारा प्राप्त थी। तो कंपनी थी, लेकिन कंपनी किसकी थी, सरकार की। जैसे आज के समय में हमारे देश में देखें तो रेलवे हो गया, एक कंपनी की तरह है, या हमारा इंडियन ऑयल हो गया, या दूसरे जो पेट्रोलियम कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। तो उनके पास उसी तरह से इनके पास सारी, लेकिन हमारे कंपनियों के पास ये नहीं है कि वो क्षेत्र का विस्तार कर लें, किसी पर कब्जा कर लें, ऐसा नहीं है। तो आज के समय किसी पे भी नहीं है, लेकिन उस समय था। डचों ने पटविया इंडोनेशिया को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। तो उनका जो मुख्य केंद्र था इंडोनेशिया में था, देख सकते हैं यहाँ पे। भारत स्थित डच कंपनी किसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी, और इसी मतलब इंडोनेशिया के जो केंद्र था उसके जो भारत में जो डच कंपनियां थी वो उसके लिए अकाउंटेबल थी, उसको रिस्पॉन्ड करती थी। डचों ने मसाला व्यापार के स्थान पर भारतीय वस्त्रों का निर्यात को अधिक महत्व दिया। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का बन गया है कि क्योंकि तमाम सारे सबको मालूम है मसाला का व्यापार किया, मसाला का व्यापार किया। अब ये पूछा जाएगा कपड़े पे किसने फोकस कर लिया, तो हमने बताया PDA फिर से आ गया, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच में से किसने, ये पांचों ऑप्शन दे सकता है या 4 ऑप्शन दे सकता है या कोई भी है। तो ये जो डच थे इन्होंने कपड़े पे फोकस किया, ना कि मसालों पे।
भारतीय वस्तु में वस्त्र के निर्यात को सर्वप्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। डचों ने भारत के कोरोमंडल जो तट से व्यापार की प्रमुखता दी। अंततः 1759 है इसमें वेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। तो कोरोमंडल तट कहाँ है हमारा, जो इस तरह से देखें, इस तरफ तो पुर्तगीज आ गए थे, इस तरफ वाले जो तट पे था ये डच आ गए। हमारा भारत ऐसे बना है तो उसमें आप देखेंगे ये वाला तट जो है कोचीन वाला जो है इसमें पुर्तगीज थे, मुंबई इनके पास था, इधर इन्होंने डच को ले लिया। और ब्रिटिशर्स किधर से थे, बाद में हमने बताया था सबसे शुरुआत कहाँ से हुई थी ब्रिटिशर्स की, बंगाल से। तो इस तरह तट पे ब्रिटिशर्स आ गए। यहीं बीच में फ्रेंच भी आ जाते हैं, पौंडीचेरी और इन सब चीजों में बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो डेनिश है या डच है, अब उसके बाद डेनिश के बाद हम डच देख लेते हैं, डेनिश देख लेते हैं। उसके बाद और दो सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं पहले ब्रिटिश देख लेते हैं, PDA अंग्रेज, फिर उसके बाद हम डेनिश देखेंगे। डेनिश को पहले करके खत्म करते हैं, आप सीक्वेंस वही रखिएगा क्योंकि डेनिश में बहुत ज्यादा नहीं। डेनिश कंपनी जो है के संदर्भ में, डेनिश कंपनी डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी थी। उसे ट्रांकोबार तमिलनाडु में पहला व्यापारिक केंद्र लगा है। आगे चलकर इन्होंने ब्रिटिश कंपनी को अपने केंद्र बेच दिए और भारत से चले गए। तो ये लोग कहाँ से, तो डेनमार्क अगर आप देखेंगे तो इन्होंने किस तरफ किया, ट्रंकोबार जो फिर से ये वाला रीजन था, इस तरफ तमिलनाडु में यहाँ पे इन्होंने अपने लगाया था, लेकिन ये जल्दी ही बेच के चले गए ब्रिटिशर्स को। अब हम आ जाते हैं ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हम सभी जानते हैं, तो उसको बहुत आसानी से या तेजी से पढ़ लेंगे। 1588 में अंग्रेजों ने स्पेनिश आर्माडा नौसेना को पराजित कर दिया। अभी क्या हो रहा था कि नौसेना जो थी वो समुद्री रूट पे कब्जा किए रहती थी। यूरोप मान लीजिए यहाँ पे है तो यूरोप से इधर उधर जाने नहीं देती, बीच में रूट लेते थे। स्पेनिश बहुत मजबूत थे उस समय, आज के समय बीच में बैंकरप्ट भी हो गए, तो आज फिर से कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की, एक बड़ी शक्ति बनने का। और तो इतिहास में स्पेन एक बड़ी शक्ति रहा है। तो 1588 में अंग्रेजों ने स्पेनिश आर्माडा को पराजित कर अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित की और पूर्वी क्षेत्र में व्यापार के लिए कदम को बढ़ाया। इसी क्रम में 1599 में 10 साल बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है, 1599 में। उस समय एक क्वेश्चन ये भी बनता, उस समय भारत में किसका रूल था, तो उस समय भारत में अकबर राज करते थे, और तो कोई कनेक्शन नहीं, वहां पे बन रही कंपनी, यहाँ पे अकबर का रूल है। तो लेकिन आप सोच सकते हैं, अब आप उसको कहानी की तरह देखिए कि भारत में जब मुगल पीरियड था या अकबर जब रूल कर रहे थे, उस समय वहां पे कंपनी फॉर्म हो रही है, किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, क्या करेंगे, किस तरह से व्यापार करेंगे, उस तरह से यहाँ पे भी बड़े व्यापारी होते थे, लेकिन कलेक्टिव काम नहीं करते थे, कंपनी के फॉर्म में नहीं। एक व्यापारी है बहुत अमीर हो सकता है, वो कंपनी से ज्यादा अमीर हो सकता था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, कलेक्टिव चीजें शुरू हो चुकी। जिससे आरंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए दिया गया था, लेकिन आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट ने, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट ने इसे एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया कि आप हमेशा के लिए कर सकते हैं जब तक आप चाहें। अब देखिए 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, दो तीन चीजें हैं, 1608 में 1599 में बनी है, 9 साल बाद यहाँ पे आ रहे हैं। उस समय तक राजा चेंज हो गया है, जहांगीर आ गए। शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस नए नए जहांगीर थे, उनको समझ नहीं है, उनको लगा अच्छा व्यापार करेंगे, यहाँ हमारे सामान बिकेगा, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि अगर व्यापार करने बाहर की कंपनी आ रही है तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन बाहर की कंपनी अगर व्यापार करने आई तो अपना प्रॉफिट देखेगी, आपका प्रॉफिट क्यों देखेगी।
ये भी आइडिया है, जब आप कभी किसी के साथ व्यापार करें या कोई सामान खरीदें तो आप ये मत सोचिए कि आपको हमेशा प्रॉफिट होता है। जैसे फ्री बेस के कोई बोलता है कि फ्री में ये ले जाओ वो ले जाओ, तो अगर वो फ्री में दे रहा है तो आपके फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए ही दे रहा है। सेम चीज है। अब क्या हुआ, हॉकिंस के नेतृत्व, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जहांगीर के काल में 1608 में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। 1608 जहांगीर का काल, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक दल ने सूरत में प्रथम व्यापारिक बस्ती स्थापित की। जैसे अभी तक पोर्तुगीज कर चुके थे, 1400 शुरू कर दिया उन्होंने, तथा इसकी अनुभूति होने का प्रयास किया। 1615 तक ईस्वी में मुगलों ने, जहांगीर ने यह अनुमति प्रदान की। इस तरह सूरत में पहली ब्रिटिश कंपनी फैक्ट्री स्थापित हुई। तो एक बहुत से इतने सी चीज में आपको 3-4 मटेरियल मिल गए। 1608 में जहांगीर के काल में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। सूरत कहाँ पे है? गुजरात। तो गुजरात का हमेशा से व्यापार के साथ संबंध रहा, तो इसीलिए आज के समय में भी गुजरात ज्यादा व्यापारिक दिखता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1698 में बंगाली सूबेदार अजीम शान ने अंग्रेजों के सुल्तानती कोलिकाता तथा गोविंदपुर की जिम्मेदारी प्रदान की। अब ये कोलिकाता जो है, बाद में ये कोलकाता, ये तीन जो एरिया थे, यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल कोई यहाँ पे बस्ती नहीं थी, गांव थे एक तरह से, उनको दे दिया कि जिम्मेदारी आप यहाँ पे कीजिए। और आज के समय पे वहीं पे कोलकाता बन गया, जो सबसे बड़ा गढ़ हो गया। और इन्हीं स्थानों को मिलाकर जॉब चॉर्नॉक ने क्या किया था, फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। तो ये भी आइडिया है, चार्ल्स आयर जो था वो प्रथम प्रेसिडेंट था। अब देखिए ये कोलकाता का इतिहास, इसीलिए अगर कभी आप कोलकाता जाएंगे तो बहुत पुराना हिस्टोरिकल चीजें नहीं मिलती हैं, कि अगर आप देखेंगे ब्रिटिशर्स के बाद की ही चीजें मिलती हैं, उससे पहले था कोई, क्योंकि वो गाँव था, कुछ था ही नहीं। जैसे आप अगर दिल्ली जाए तो महरौली मिल जाएगा, या दूसरे पुराने हिस्टोरिकल चीज मिल जाएंगे। यूपी में भी अगर लखनऊ में जाएंगे तो पीरियड का कुछ चीजें मिल जाएंगी, और पुराने जाएंगे, आगरा में जाएंगे तो मुगल पीरियड की भी चीजें मिल जाएंगी, या दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, इलाहाबाद में जाएंगे तो। लेकिन कोलकाता में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, सब कुछ ब्रिटिश पीरियड का रखा है। तो इसीलिए हमने बोला था, जैसे कि इंग्लिश एक बड़ा आइडिया जो आता है कि इंग्लिश उनकी अच्छी क्यों होती, तो क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बसाया था, तो जो लोग उनके साथ काम करना चाहते थे वही लोग आते थे वहां पे। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान प्रदान किया, जिसके तहत बंगाल में उन्हें निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो 1717 अब देखिए शुरू हो गया है कि अनुमति मिलती गई हमको, अब कोई शुल्क भी नहीं देना है, तो व्यापार उनका बढ़ने लगा। यहाँ से के पास चीजें आगे बढ़ लेते हैं। अब लास्ट में क्या है, फ्रेंच हमारा, जो फिर से याद करा देते हैं आपको, किस क्रम में आए थे, PDADF तो पहुंच गए हम लोग, पोर्तुगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच। तो इनकी टेरिटरी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे थी। ये फ्रेंच जो नेवी ब्लू टाइप का दिख रहा है, ये फ्रेंच है टेरिटरी, और ये जो है इनके अलाइज थे, ज्यादा पोर्शन जो देखेंगे ये इनके अलाइज जो सब थे। निजी कंपनी, इसको तुलना कर दी गई है कि फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी में क्या अंतर था। यहाँ पर त्वरित निर्णय लिए जाते थे, क्योंकि ये निजी कंपनी थी। निर्णय लेने की सत्ता थी, सामूहिक भौगोलिक आधार था, समृद्ध भौगोलिक आधार था, सॉरी। बंगाल और समुद्र पर नियंत्रण था इनका। अब फ्रेंच का देखें, फ्रांसीसी जो थे इसमें लाभ सरकार का होता था, काम तो एम्प्लॉय करेगा लेकिन लाभ सरकार का होता था। पैसा लोगों का भी लगता था, पैसा लोगों का लगता है, लेकिन लाभ जो है सरकार का। सरकारी कर्मचारी की महत्वाकांक्षा ज्यादा ना होने देना अधिकारियों को सुस्त बता देता है, कि अगर सरकारी कर्मचारी वहां पे थे तो वो सुस्त बन गए, क्योंकि भाई अल्टीमेटली हमको कोई, हम काम करें या ना करें, वेतन तो उतना ही मिलेगा, तनख्वाह सैलरी जो कहते हैं उसको उतनी मिलेगी, तो क्यों उतना मेहनत करके काम करें, और प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को।
इससे क्या नौसेना की ना मिलना इनके लिए वो रहा, और फाइनली जो शक्ति वास्तविक विजेता होता है उसके पास हो जाती है, तो उसके ब्रिटिशर्स वास्तविक विजेता बनते हैं, तो इनका पतन हो जाता है एक तरह से। आगे पहले देख लेते हैं कि आगे और भी क्या क्या चीजें हुई इसमें। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, अगर हमने अभी बात की तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1599 और 1608 में वो लोग आ जाते हैं इंडिया, 9 साल बाद। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा बार बार मैं दोहराता रहूंगा, आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा ताकि आपको याद रहे, रट जाए। बाकी तो कहानी तो समझ में आ ही जाएगी, बस कुछ चीजें डेट्स याद कराना है तो याद कराना। फ्रांस के शासक लुई 14 को वित्त मंत्री बोलबार्ट के प्रयासों से हुई। वित्त मंत्री वहां के जो बोलबार्ट है, आज के समय हो सकता है इसमें क्वेश्चन पूछे जाए। यूपीएससी थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि जो पिछले इंफॉर्मेशन है उनसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे फ्रांस के बारे में कि कब आए ये तो पूछा जाएगा। 1664 ये तो मालूम है। किसने? वित्त मंत्री लुई 14 के समय वित्त मंत्री बोलबार्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय अधिकार प्राप्त थे और यह पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में थी। इस दृष्टि से पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी। तो ये हमने बता ही दिया। 1668 या 68 जो है में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया। 1668 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया तथा सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। उन्होंने भी सूरत में की, अंग्रेजों ने भी सूरत में की। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्हें युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वाडिवास की लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। तो 1760 में फाइनली जो अंग्रेजों को पराजित कर दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का सूत्रपात फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने किया, जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने अपनाया। अब क्या है कि अगर जो ब्रिटिश की हमने बात की थी कि डलहौजी की जो नीति थी, जिसको हम कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या व्यक्तिगत नीति, तो ये कहाँ से सीखा है? ये सीखा इन्होंने इनसे ही, फ्रांस से ही। दूसरे के राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करो, उनको कमजोर कर दो, तो अपने जो व्यापार को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां अगर अस्थिरता रहेगी तो व्यापार को फायदा ज्यादा मिलेगा क्योंकि हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये नॉन फ्रेंच से ही सीखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी जो हमारा फ्रेंच है तो उसमें हम बस आखिरी यहाँ पे खत्म करेंगे कि फॉल ऑफ फ्रेंच कंपनीज, क्यों हुआ उनका पतन। फ्रांसीसी कंपनियों के पतन का कारण क्या है? अभी हमने बात कर ली है, बस उसको रिवाइज करना है। फ्रांसीसी कंपनियां एक सरकारी कंपनी थी, जिसके कारण निर्णय लेने में विलंब होता था क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो फ्रांस में क्या है कि वहाँ के लोग बैठेंगे, जो रूलर है, रूलर के पास उतना टाइम नहीं है हमेशा बिजनेस को ही ध्यान देना, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, दूसरे राज्य पर अटैक करना है, अपने को बचाना है, ये सारी चीजें भी सिर्फ व्यापार तो करना नहीं होगा। फ्रांसीसी अधिकारियों में सहयोग और समन्वय का अभाव था। फ्रांसीसियों की नौसेना शक्ति ब्रिटिश की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनियों को उनकी गृह सरकार का जितना समर्थन मिला वैसा फ्रांसीसी कंपनी को नहीं मिला। उसकी वजह से फ्रांसीसियों का जो है पतन हो गया। उनकी दूरदर्शिता थी, कह सकते हैं कि पराजय के कारण उनके दूरदर्शिता का ना होना ये भी था। और जो जीत जाता है उसकी मानी जाती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे जो आने का क्रम था पीडीए, डीएफ, इसके अलावा सभी जो बेसिक आइडिया ले लिया कि किस तरह से यूरोपियंस क्यों आना शुरू हो गए, ये भी पता कर लिया। और क्या क्या कारण था उनके फॉल का या पतन का, ये भी देख लिया। अब यहाँ पे अपनी बात खत्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या तो सुझाव है, सजेशन है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6001203135 पे।
व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे। हमारे पेड ग्रुप्स भी हैं और अलग अलग एग्जाम्स के लिए हमारी तैयारी भी करवाते हैं। तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www कैपिटल स्टडी सर्कल, फेसबुक पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम पे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम पे। ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए या किसी तरह का नोट्स चाहिए तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा सकते हैं। कुछ जो नोट्स हैं वो पेड है, उसके लिए हम आपको बता देंगे अगर हमारे पास होगा जो पेड वाला, जिसका जो भी कॉस्ट होगी वो मेल कर सकते हैं या हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल है thecapitalstudy20@gmail.com। तो ये हमारा पहला लेक्चर था, इसको लगातार जारी रखेंगे। रोज ये ऑलमोस्ट डेली एक लेक्चर होगा, आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए और कोशिश हम करेंगे कुछ दिनों के अंदर हम ऑनलाइन आके भी पढ़ेंगे, जिससे हम ज्यादा कनेक्ट हो सके आपसे, आप डायरेक्ट फीडबैक दे सके, क्वेश्चन कर सके जहाँ पे आपको नहीं समझ आए। इसमें भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कौन सी चीजें क्लियर नहीं थी या कोई प्रॉब्लम थी या कहीं कोई मिस्टेक हुई, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है तो वो भी हम उसको सॉल्व कर देंगे और आपको नोट्स भी भेज सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए कैपिटल स्टडी और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इमीडिएटली नोटिस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब देख सकते हैं और जब हम ऑनलाइन आएंगे तो हम उसका बता देंगे। तो यहाँ पे अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, लेकिन आपको मजा आएगा धीरे धीरे। आज तो हमारी कहानी थोड़ा कम चली, या कह सकते हैं कोशिश की कि हमने कम से कम कहानी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन दोनों चीजों का बैलेंस रहेगा जिससे आप याद भी रहे और बोरिंग भी ना हो। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए।